हरिओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बायो में पढ़े होंगे जीएमओ। द क्रॉप इन विच वन और मेनी ऑफ इट्स ट्रेट्स आर अल्टर्ड और इनहेंस्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नॉन एज जीएम। मतलब कोई ट्रेट है उसको अल्टर कर दिया गया, उसको इन्हेंस कर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, उसे हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन फेमस एग्जांपल है। डेवलप अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म्स, कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट इसको डेवलप किया गया था ताकि कॉटन बॉलवर्म्स ना लगे कॉटन में। Bacillus thuringiensis is a soil bacterium that produces proteins lethal to insect larvae affecting the digestive system of bollworms. सिंपल है। किससे प्रॉब्लम, किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम रिलेटेड है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट इज CRY1AC. GM cotton is only permitted by GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, under Ministry of Environment and Forestry. In India, BT cotton first permitted on 22 March 2002. BT cotton varieties developed by Mahako, MECH 12, MECH 162, MECH 184 for Southern states and RCH 134, RCH 138 suitable for Northern India. Punjab Agricultural University Ludhiana has developed country's first genetic modified BT varieties of cotton. The special advantage over existing MNCs, मतलब multinational companies, private sector seed is the seed which could be reused by farmers, resulting in saving the repeated cost they have to bear every season. जो every season में जो bear करता था ना cost, खरीदने का बार बार खरीदा था, उससे बेहतर एक ही बार कर दो, तो वही कम कर दिया। ये PAU का किया था। ICR identified 3 BT cotton varieties. Out of 3 varieties, 2 namely BAU BT1, PAU BT1 and F1861 developed from PAU and RS 2013 developed from SRKU Bikaner, Rajasthan. All the 3 varieties carry CRY1AC gene imparting resistance against bollworms. Okay. The world's first generation of BT cotton was came in 1996 and known as Bollgard 1. Mahako collaborated with Monsanto to develop BT variety Bollgard 1 using CRY1AC gene. Recently, BT cotton variety developed as Bollgard 2, having both genes of CRY1AC and CRY2AB gene 2006, which is known as second generation of BT cotton. The first transgenic crop was BT टोबैको 1987। टोबैको पहले बना था, बीटी कॉटन नहीं, क्योंकि बीटी कॉटन ज़्यादा चलता है तो याद हो जाता नहीं। बीटी टोबैको 1987। कंट्री हैविंग द फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज यूएस। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन टॉप पे? यूएसए। रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप इन वर्ल्ड 2019 के हिसाब से तो 5वें पे है। पहला यूएसए है, दूसरा ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा और फिर इंडिया। द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन वर्ल्ड एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा सोयाबीन ग्रो होता है 60%, फिर मेज, फिर कॉटन और फिर कनोला। Mostly GM traits are used as herbicide resistant traits followed by quality improvement and insecticide resistant traits. मतलब जो ज़्यादा जो GM ट्रेट बना रहे हैं ना वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रेट बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको क्वालिटी इम्प्रूव करना होता है और इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट बनाना होता है। द genetically modified mustard, these are glyphosate resistant mustard developed by Pro Agro Seed Company Limited, an ancillary company of Bayer क्रॉप साइंस जर्मनी। मतलब जो बेयर का कंपनी है ना वो एंसिलरी मतलब बगल वाला कंपनी है, प्रो एग्रो सीड लिमिटेड। गोल्डन राइस, RPSC AO एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2012 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के बारे में। तो उसमें ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है राइस, इसमें बीटा कैरोटीन प्रिक्यूर्सर होता है विटामिन ए का, जिसमें रिच होता है राइस में बीटा कैरोटीन विटामिन ए। इट वॉज इंजीनियर्ड फ्रॉम नॉर्मल राइस बाय इंगो पोटिकस एंड पीटर बेयर इन 1990 टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशिएंसी में। अगर विटामिन ए का डिफिशिएंसी है तो आप गाजर ही नहीं, आप ये गोल्डन राइस भी खा सकते हैं। दैट्स वाई इंगोपोटिकस इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन राइस। और इंगोपोटिकस क्या है? फादर ऑफ गोल्डन राइस है। तो इंगोपोटिकस नाम नहीं है साइंटिस्ट का, इंगोपोटिकस, एक सेकेंड, इंगोपोटिकस नाम ही है साइंटिस्ट का, इंगोपोटिकस एंड पीटर बेयर। ये नॉर्मल राइस से ग्रो किया गया था। ओके चलिए, मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। सुपर राइस डेवलप्ड बाय डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश एट IRRI, which could bring an improvement of 25% of over present
डे वेराइटीज़। तो अभी का जो 25% वेराइटीज़ है वो डेवलप कहाँ से हुआ था? RRI गुरुदेव सिंह खुश जो सुपर राइस वो किए थे, प्रोजेनेटर किए थे। और हाइब्रिड राइस, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड चाइना डेवलप हाइब्रिड राइस इन 1974 बाय प्रोफेसर लोंग पिंग युआन, he known as father of hybrid rice. India is second to develop hybrid rice after China. First variety is MGR1, earlier named as CURH1, developed by TNE Coimbatore, and PRH1 and PRH6 developed by IRI. Hybrid mustard developed by DRMR, Directorate of Rapist and Mustard Research, Bharatpur, Rajasthan. Varieties developed by DRMR are NRC HB506, first hybrid mustard in India. Other is Dhara mustard hybrid 11 DMH11. Super wheat. The research on super wheat is in progress at DWR Karnal. It was expected to come after by 2005. Yield increases 15 से 20%. ये सुपर वीट है। जो रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस DWR करनाल, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम बाय 2005 में आया था और इंक्रीज हो गया था 15 से 20%। Green Revolution. The term Green Revolution was coined by William S. Gord in 1968 of USAID to describe productivity-based improvement in food production, particularly in wheat and rice. Main component in Green Revolution are high-yielding varieties, use of chemical fertilizer and plant protection chemicals. Evergreen Revolution. This term was coined by Dr. M.S. Swaminathan to denote the Green Revolution based on sustainable method of crop intensification and डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर क्या होता है? इसमें होता है कि मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, हाई प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अदर रिवोल्यूशन की बात करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं देखना हर एग्जाम में एक नहीं आता है। तो देखो इसमें 20 दिया हुआ कहाँ तक? प्रभानी क्रांति तक देखो। व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑपरेशन फ्लड। तो देखो ऑपरेशन फ्लड के थ्रू, जैसे यहाँ पे होता है ना ऑपरेशन आत्मरक्षा ऐसे कुछ करके, तो वैसे ही होता है ऑपरेशन फ्लड। तो उसमें क्या हुआ? मिल्क प्रोडक्शन, तो व्हाइट रिवोल्यूशन। उजला होता है दूध, बस हो गया। ब्लू रिवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन, तो ब्लू पानी होता है, गाना सुने ना? हाँ, तो ओशन का पानी ब्लू होता है तो फिश प्रोडक्शन, फिश उसी में रहता है, ब्लू में रहता है, ब्लू पानी में रहता है। ब्राउन रिवोल्यूशन, फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर प्रोडक्शन, तो लेदर कैसा होता है? चमड़ा कैसा होता है? ब्राउन होता है, तो बस ब्राउन रंग। ग्रे रिवोल्यूशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर मान लेते हैं ग्रे होता है, और क्या? ग्रे मतलब उजला, थोड़ा उजला से थोड़ा डार्क होता है, तो ग्रे कलर। येलो रिवोल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो तुम उसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल को देखोगे ना तो बाहर से येलो ही दिखता है, पीला ही दिखता है। रेड रिवोल्यूशन, टोमेटो मीट प्रोडक्शन, सिंपल। रेड रिवोल्यूशन टोमेटो, टमाटर लाल होता है, मीट लाल होता है। पिंक रिवोल्यूशन, ब्राउन ओनियन पिंक होता है, पता नहीं होता पर्पल, देखो कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं कि ब्राउन और ओनियन का होता है पिंक होता है। आप नहीं मानोगे तो भी याद करना पड़ेगा, मानोगे तो भी याद करना पड़ेगा। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट और हनी के लिए होता है। देखो आम कैसा होता है? येलो होता है ना, तो मान लेते हो येलो है, हो गया तो फ्रूट हनी प्रोडक्शन। राउंड प्रोडक्शन, पोटैटो गोल होता है तो वो इक्लिप्स होता है, बट मान लेते हैं गोल होता है तो राउंड, ROP राउंड पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर रिवोल्यूशन, एग और पोल्ट्री के लिए, तो सिल्वर उजला होता है, एग भी उजला होता है, मान लेते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन, बायोफ्यूल जेट्रोफा प्रोडक्शन। बायोफ्यूल कैसा होता है? वो क्या होता है? उसको तेल जो लगाते हैं उसमें डालते हैं साइकिल और में, तो वो कैसा होता है? बायोफ्यूल मान लेते हैं, ब्लैक कलर ही होता है। ऑरेंज रिवोल्यूशन, साइट्रस फ्रूट के लिए, तो इसमें तो करने वाली बात ही नहीं है, ऑरेंज साइट्रस ही है। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जूट के लिए। हाँ, तो फाइबर किस में होता है? जूट में होता है, तो गोल्डन फाइबर। अब तुम बोलोगे कि भाई सनहेम किस में होता है? तो जूट के साथ सनहेम भी उगाया होगा, बट याद रखते हैं जूट, इसमें जूट दिया हुआ है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए होता है। सिल्वर फाइबर किसके लिए? कॉटन का। तो देखो गोल्ड है तो जूट है और सिल्वर फाइबर है तो कॉटन है। कॉटन का आदमी यूज़ करता है ना, तो इससे सिल्वर है। और गोल्डन ज़्यादा आदमी यूज़ करता है, जूट है, जूट का बोरा भी होता है। रेनबो रिवोल्यूशन, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब सारा सेक्टर में अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें तो उसको हम कहते हैं रेनबो रिवोल्यूशन। आलमंड, बादामी रिवोल्यूशन, स्पाइसेस प्रोडक्शन के लिए। बादामी हमको लगा आलमंड के लिए, नहीं भाई ये कन्फ्यूजन वाला है, कोई बात नहीं। आलमंड होता है ना बादाम, वो स्पाइसेस के लिए होता है। प्रोटीन रिवोल्यूशन, पल्सेस के लिए, पल्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है, वैसी बात है। सेफ्रॉन, केसर रिवोल्यूशन, सोलर एनर्जी के लिए। हाँ, एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है ना सेफ्रॉन, इसीलिए सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। स्वीट रिवोल्यूशन, बी कीपिंग, अच्छा हाँ स्वीट बी कीपिंग। प्रभानी क्रांति, ए वैरायटी ऑफ ओकरा। इंडिया शेयर्स इन वर्ल्ड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2.4%।
ऑब्वियस सी बात है। इंडिया शेयर है 2.4%। हाँ, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है 2.4%, टोटल पॉपुलेशन कितना है 7.5%, लैब स्टॉक कितना है 15%, फॉरेस्ट कितना है 1.5%, और वाटर रिसोर्सेज कितना है 4%। इंडिया का शेयर है। वाह। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में देखो इंडिया का फर्स्ट पोजीशन किस किस में है। मैंगो, बनाना, टोटल इरीगेटेड एरिया, मिल्क प्रोडक्शन, जूट एंड एलाइड, कैशू, कोकोनट, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन, टी एंड स्पाइसेस, लाइव स्टॉक, इस समय फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन है गेहूं में, ऑयल सीड में, सब्जी में, शुगर केन में, राइस में, फ्रूट्स में, सिल्क में, कॉटन में। यहाँ पर राइस भी एक साथ भी तो दे सकते थे। थर्ड पोजीशन टोबैको प्रोडक्शन में। फोर्थ पोजीशन नेचुरल रबर 8.5%। द कॉफी प्रोडक्शन इंडिया हैज सेवेंथ पोजीशन 2020 के हिसाब से। फॉल ब्राजील स्टैंड्स फर्स्ट पोजीशन किसमें, फोर्थ उसमें कॉफी में। देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर तुम देख लो ना कि टोबैको प्रोडक्शन इतना ज़्यादा क्यों है। सब आदमी तो टोबैको नहीं खाता। अरे ये बोटानिकल्स होता है ना, केमिकल्स इसमें होता है, निकोटीन, वो ना क्या होता है रिपेलेंट या एंटीफिडेंट की तरह काम करता है। एंटीफिडेंट तो नहीं, रिपेलेंट की तरह ही काम करता है। तो बोटानिकल्स में वो बनाने के लिए, नेचुरल तरीके से वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए उसमें यूज़ होता है टोबैको का, इसलिए प्रोडक्शन थर्ड है इसमें। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटीज, राइस सबसे ज़्यादा, फिर कैश्यू, फिर वीट, फिर टी, फिर टोबैको। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स कमोडिटीज जो हम बाहर से मंगाते हैं वो है वेजिटेबल, कैश्यू, पल्सेस, फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देखो सबसे पहले 2004 में क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, वो तेरी इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कब आया था 2004 में। 2005 में ईयर्स ऑफ फिजिक्स, 2006 में ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, 2007 में ईयर ऑफ वाटर, 2008 में ईयर ऑफ पोटैटो, 2009 में ईयर ऑफ फाइबर, 2010 में ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 में ईयर ऑफ फॉरेस्ट, 2012 में कोऑपरेटिव, 2013 में वाटर कोऑपरेशन, 2014 में फैमिली फार्मिंग, 2015 में ईयर ऑफ सॉइल, 2016 में पल्सेस, 2017 में सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, 2019 में इंडिजिनस लैंग्वेजेस, 2020 में प्लांट हेल्थ, 2021 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 2022 में आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, 2023 में ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 में ईयर ऑफ कैमल्स, 2025 में पता नहीं, अभी तो चलिए रहा, अभी तो स्टार्ट है आज कितना तारीख है 3 फरवरी है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अब डेट की बात करें 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 30 मार्च राजस्थान डे। तुम ऐसे बोलो ना, तुम वीडियो पॉज करो, खुद से आंसर दो, ठीक है, आंख बंद करके। चलो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जुलाई ICR डे, 16 सितंबर ओजोन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सोयल डे, 23 दिसंबर किसान डे, बर्थ ऑफ चौधरी चरण सिंह मूर्ति, CCAU है ना कहीं, हाँ पता नहीं कहाँ है। द मेजर स्कीम या प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्कीम लॉन्च ऑब्जेक्टिव, अब मुझे मत बोला कि यहाँ है वहाँ है, मैं खोजूंगा तो बताऊँगा। द स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM रबी क्रॉप के लिए 2007 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू इनहेंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, 10 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन डिस्प्ले बाय द एंड ऑफ 11th प्लान। A new program under the NFSM called the Accelerated Pulses Production 3AP. 12th 5-year plan, 4 more crops has been added. The cotton, jute, sugarcane and coarse cereals. So now 7 crops under NFSM. The funding pattern is 60:44 nation and state. Nation देगा 40-60 और स्टेट देगा 40। पूरा गया 2015-16 के हिसाब से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007 में आया था। टू अचीव ए 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर ड्यूरिंग 11th प्लान। इट इज रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द फंडिंग पैटर्न इज 60:44 नेशन एंड स्टेट 2015-16। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस एंड ऑयल पाम 2004। ISO/PM is being implemented in the 14 major states for oil seeds and pulses, 15 for maize and 10 for oil palm and maize. ISO/PM. The pulses component has been merged with NFSM with effect from 1 अप्रैल से 2010 during 2014-15. The scheme is merged into National Mission on Oil Seeds and Oil Palm NMOOP in the financial year of 2018-19 and NMOOP has been merged in the NFSM Oil Seeds. ये देखो तुम ना इवोल्यूशन हिस्ट्री में पढ़ोगे ना फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी ये आया था। ओके, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा 2004-5 at the district level to operationalize
The extension reforms with the active participation of farmer या farmer group, non-government organizations, NGOs, कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायती राज institution and other stakeholders operating at district level under NATP of ICR, National Horticulture Mission 2005. The Ministry of Agriculture has been implementing the NHM for the holistic development of horticulture sector. NHM upgraded with Mission for Integrated Scheme of Horticulture Development MIDH from 1 अप्रैल से 2014. नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन 2010. The mission is being implemented during the 11th plan period for enhancing water use efficiency by adopting drip and sprinkler irrigation system in all states and union territories for both horticulture and agricultural crops. National Bamboo Mission NBM 2004. The mission aims to promote holistic growth of the bamboo sector by adopting an area-based, regionally differentiated strategy and to increase area under bamboo cultivation and marketing. Kisan Credit Card Scheme 1998. The KCC कब आया था 1998. Farmers can receive crop loan up to principal amount of 3,07% interest from any nationalized bank of country, but government provided an additional 3% interest subvention from year 2009-10 1% and 2010-11 2%. Those farmers who timely repay their short term loan होती है. हाँ उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और पता नहीं और क्या. Thus, the effective rate of interest for such farmers will be 4% per annum. KCC सेंटर, किसान कॉल सेंटर, ये आया था जनवरी 2004 में. टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन टू द फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू टोल फ्री टेलीफोन लाइन्स. द किसान कॉल सेंटर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 21 जनवरी 2004. द कंट्री वाइड कॉमन 11 डिजिट 1880 15 51. ये याद रखना, ये ना तुमको उसमें पूछ देगा, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है. 1880 15 51 हैज बीन अलॉटेड फॉर केसीसी. 731 है ना टोटल वो के. रिप्लाइज टू द क्यूरीज ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी आर बीइंग प्रोवाइडेड इन 22 लोकल लैंग्वेजेस. कॉल्स आर अटेंड टू फ्रॉम 6 AM to 10 PM ऑल 7 days ऑफ द वीक. मतलब कोई बंदी नहीं होता 6 से 10. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ISM 1 अप्रैल 2014. टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग बैक एंड सब्सिडी सपोर्ट टू स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स कन्फाइंड अप टू स्टेज ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग ओनली. टू प्रोवाइड वर्टिकली इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विथ प्राइमरी प्रोसेसर्स. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड scheme of horticulture development 2014. A centrally sponsored scheme of MIDH has been launched for the holistic development of horticulture in country during 12th plan. The scheme which has take off from 2014-15 integrates the ongoing scheme of National Horticulture Mission NHM, Horticulture Mission for Northeast and Himalayan State, National Bamboo Mission, National Horticulture Board, Coconut Development Board and सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड. सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानते हो? ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था. द स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग सॉइल टेस्ट वेस्ट एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू इनेबल फार्मर्स टू रिलीज हायर हेल्थ एट लोअर कॉस्ट. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्रिसीजन फार्मिंग के अंतर्गत. Under the scheme, the government plans to issue soil cards to farmers, which will carry crop-wise recommendation of nutrient and fertilizers required for the individual farm to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs. All soil samples are to be tested in various soil testing labs across the country. Thereafter, the expert will analyze the strength and weakness, micronutrient deficiency of soil and suggest measures to deal with it. The result and suggestion will be displayed in the card. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 18 फरवरी 2016. PMFBY will replace the existing two schemes, National Agricultural Insurance 1999 as well as the modified NAIS with the objective of to provide insurance coverage and financial support to farmers in event of failure of any of notified crop as a result of natural calamities, pests and diseases. There will be uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. In case of annual commercial and horticultural crops, the premium to be paid by farmers will be only 5%. The premium rates to be paid by the farmers are very low and balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities. परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 17 जनवरी 2016. On the occasion of National Organic Summit held at Gangtok, Sikkim, परंपरागत कृषि विकास योजना traditional farming improvement program has been launched by the government of India to support the
to promote organic farming and thereby improving soil health. This will encourage farmers to adopt eco-friendly concept of cultivation and reduce their dependence on fertilizer and agriculture chemicals to improve yields. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया था. द फार्मर, हर खेत को पानी, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप बाय MIS. ओके, उसके बाद है 17 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ये 2014-15 में आया था. इन स्कीम 4 ऑन गोइंग नेशनल स्कीम्स हैज इन्वर्स्ड रेनफेड बेस्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरीगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम एंड नेशनल सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 टू प्रोवाइड एन एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. नाउ ऑल फार्मर्स द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान. It is 100% central assistance scheme. Under scheme, an income support as Rs 6,000 रुपया per year is directly provided to the bank account of all farmers across in 3 equal installment 2000 करके each year 4 मंथ पे, 4 मंथ पे. ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम 2018-19 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI हैज अप्रूव्ड द स्कीम इज बजट स्पीच ऑफ 2018-19 with an outlay of Rs 500 crores to stabilize the support of tomato, onion and potato TOP, tomato, onion, potato crops and to ensure available of TOP crops throughout the country throughout the year without price volatility. अब यूनिट टू एग्रीकल्चर की बात करते हैं. The term agriculture is derived from the 2 Latin word agar, soil, cultura, cultivation. Cultivation of soil is called agriculture. Sustainable agriculture है eco farming. The sustainable agriculture is one which makes of use of low cost input, lower amount of chemical fertilizer, maintain soil fertility and ecological harmony. अब उन्होंने क्या बोला था कि देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि तुम कम पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में तो 5 रुपये लगाओ, हम तुमको 50 रुपये देंगे. तो इसका सीधा था कि लो कॉस्ट में ज़्यादा इनपुट चाहिए. केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल थिंग्स, उसका कम यूज़ करना है. जिससे क्या होगा, अगर यूज़ कम करोगे तो क्या होगा, मैन्योर दोगे, कंपोस्ट दोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा सॉइल का. और इकोलॉजी हार्मनी मतलब जो इकोलॉजी का जो चीज़ें हैं जैसे अर्थवर्म का डेथ होना, ज़्यादा CO2 का इंक्रीज होना, ये सब नहीं होगा. ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस होना. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग या पर्माकल्चर. ये याद रखना कि इकोलॉजिकल फार्मिंग को और क्या कहते हैं, पर्माकल्चर. नेचुरल फार्मिंग को और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये सब याद रखना. अरे कॉमन नेम है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग. सिंपल बात है, कुछ भी करना है तो लैंड रोटेशन मतलब या तो लैंड रोटेशन कर दो या फिर क्रॉप रोटेशन कर दो. द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप्स. जब ये सेम क्रॉप लगाओगे तो उसमें क्या होगा, इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, सॉइल डिजीज इंक्रीज कर जाएगा. जनरली राइस ऑन सेम फॉरेस्टल लैंड पर ईयर, हेंस द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न्ड लैंड. अच्छा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैंड रोटेशन करते हैं, जूमिंग करते हैं. अच्छा, क्रॉप रोटेशन उसमें होता है, चलेगा. It causes soil erosion and in practice Jharkhand, Madhya Pradesh and hill areas of northeast state of India. Response farming Steve Ward 1988 में coined this term based on analysis of weather data. It refers to prediction of monsoon season rainfall based on the analysis of weather data of pre-monsoon period and managing crops accordingly. Precision farming को क्या कहते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग. अच्छा हाँ, साइट स्पेसिफिक ना न्यूट्रिएंट भी देते हैं, याद रखना. कोई बात नहीं, वो साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट SSN, तो ये है SSF मतलब साइट स्पेसिफिक फार्मिंग. द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस. एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम ग्रो करने के लिए कम पैसा लगाएंगे. मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि अब जो वो जो अर्थवर्म है उसको तुम केमिकल दोगे ही नहीं तो मरेगा ही नहीं. मरेगा तो क्या होगा, नहीं मरेगा तो क्या होगा, सॉइल को क्या करेगा, भुरभुरा बना देगा. ज़्यादा उसमें क्या था, एरिएशन हो जाएगा. एरिएशन होगा तो मतलब क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा और वो बढ़ेगा, पोरस हो जाएगा. पोरस होगा तो क्या होगा, जल्दी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कर देगा, फिर जल्दी वाटर दे देगा, न्यूट्रिएंट देगा प्लांट को, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा. कंजर्व रिसोर्सेज भी क्या होगा, कंजर्व रह जाएगा. आइडियोटैप मॉडल कौन दिया था, डोनाल्ड 1968. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल, कहीं भी जाओ ये तो पूछा देगा कि आइडियोटैप मॉडल किसने दिया, डोनाल्ड ने 1968. सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट इन ए ग्रुप when the crop has at least competition with the same type of crop. Idiotap is the model plant which may be defined as biological model which is expected to perform or behave in predictable manner within a defined
मतलब देखो ये ना कार्डियोटाइप क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉडल है, बायोलॉजी तो पढ़े हो, तो बायोलॉजिकल मॉडल है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जो तुम्हारा प्लांट है वो परफॉर्म करे या बिहेव करे एक प्रिडिक्टेबल मैनर में, एक इन्वायरमेंट है प्रिडिक्टेबल मैनर कि भाई तुमको हमने पढ़ने के लिए छोड़ दिया, अब तुम पढ़ रहे हो, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँगा अगर तुम डेली पढ़ रहे हो तो भाई 9.8 9.5 वो GPA लाओ। अब पता चला कि तुम 6.5 पे अटके हुए हो, तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं ना हुआ। मैंने मेरा एक्सपेक्टेशन जो था उसमें वो तुम्हारा मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मैंने जो प्रेडिक्टेबल मैनर में तुमसे उम्मीद लगाई थी वो नहीं हुआ एक इन्वायरमेंट में, मतलब तुमको मैंने हॉस्टल में छोड़ दिया था। हाँ, टेराफॉर्मिंग, ये कुछ पर्सनल हुआ था भाई। टेराफॉर्मिंग, टू डेवलप द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट इज द कॉल्ड टेराफॉर्मिंग। अब तुम मार्स पे जा करके अर्थ इन्वायरमेंट बना रहे हो, मतलब ना तुम हॉस्टल वाला ना अपने घर पे भी सोच रहे हो, ऐसा थोड़ा ना था। हाँ, तो मतलब तुम यहाँ अर्थ का ना तुम वहाँ भी सोच रहे हो, मार्स में भी सोच रहे हो, तो सेम थिंग है, तो उसको हम टेराफॉर्मिंग कहते हैं। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ। अच्छा, मतलब बैक्टीरिया प्लांट्स को ना मार्स जैसा कंडीशन में यहाँ हम ग्रो करवा रहे हैं। वाह, ओके। हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइल लेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, मतलब पानी के बिना ग्रो करवाना, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एट होम्स। रिस्पॉन्स कर्व सजेस्टेड बाय हॉलिडे 1960। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, सिंपल बात, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा तो यील्ड ज़्यादा, तो रिस्पॉन्स कर्व बोल रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स कर्व, एसिम्प्टोटिक एंड पैराबोलिक। अरे एसिम्प्टोटिक तो जानता है कि मतलब कभी रुकबे नहीं करता, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकता। वेयर इंटायर ड्राई मैटर इज द इकोनॉमिक पार्ट एज इन केस ऑफ फॉडर क्रॉप्स और मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर एज इन टोबैको। बिल्कुल। मीन इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद इंक्रीज यील्ड, प्लांट डेंसिटी इंक्रीज का तो इंक्रीज यील्ड करेगा। एंड सीरियल क्रॉप्स फॉर फॉडर, बिल्कुल। सीरियल क्रॉप मतलब सीरियल क्या है, हम गेहूँ निकालिए और उसमें क्या हुआ, डंठल बहुत ज़्यादा है, पत्तियाँ ज़्यादा है, तो वो भी, तो फॉडर भी ज़्यादा है, यील्ड भी ज़्यादा है। पैराबोलिक कर्व, आफ्टर रीचिंग ए लेवल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ डिक्रीज यील्ड। अच्छा, पैराबोलिक में क्या होगा कि प्लांट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो यील्ड घट जाएगा विथ स्पेस बिटवीन प्लांट सीरियल्स एंड पल्सेस फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। क्लोज फंक्शनल रिलेशन विद इनपुट एंड आउटपुट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस सी, जानते हो ना, तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। लीनियर रिस्पॉन्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मिशलरिस इक्वेशन y इक्वल टू y प्लस a इंटू 1 माइनस 10 टू पावर माइनस के सी, और डिफ्रेंसिएशन dy बाई टी एक्स ए के पावर माइनस, तो ये इस सारा जगह, अब ये मैथ नहीं जानना, डिफ्रेंसिएशन का होता है और ये करना नहीं, सी इस सारा आ जाएगा, और बाई डी वाई तो हम जिसके रिस्पेक्ट में करें तो हम निकालेंगे, तो डी एक्स लिख देंगे, क्योंकि नीचे का दोनों डिनोमिनेटर से होना चाहिए। जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज ग्लोबलर बी ट्रिपलेट्स, यूएसए 1950। प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, तो जीरो टिलेज में क्या होता है, प्राइमरी टिलेज कर भी नहीं करते। सेकेंडरी टिलेज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बाय प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब वो करते ही नहीं सीड बाय प्रिपरेशन रो जोन में। एंड कीप्स 5 से 100% ऑफ रेजिड्यू ऑन सॉइल सरफेस, मतलब छोड़िए देते हैं 50 से 100% तक, मतलब हटे भी नहीं करते सॉइल रेजिड्यू को। बिफोर सोइंग, मतलब अगर हम सोइंग से पहले हर्बिसाइड पैराक्वाइड ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर वीड कंट्रोल। अरे हाँ, पीसीपी में हम ये किए थे, मतलब सीधा सीधा केमिकल छिड़क दिया, गया तो गया, नहीं तो फिर सोइंग कर दिए। टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड, जब तक कि प्लांटिंग, उसके बाद हम प्लांटिंग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। टिल प्लांटिंग तक इट इज प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग 4 operations: cleaning the crop row, opening of soil for seed insertion, placing of seed, covering the seed. These functions are accomplished in one tillage operation. Minimum tillage क्या होता है, can be defined as a method aimed at reducing tillage to minimum necessary for ensuring a good seed bed, rapid germination, satisfactory crop stand and favorable growing conditions. Started in USA because of high cost of tillage due to steep rise in oil prices in 1974. Tillage operation is done only for seed bed preparation. कीप 30 to 50% क्रॉप रेजिड्यू सॉइल, उसमें क्या किए थे हम नो टिलेज में, वो कर दिए थे 50 से 100%, मतलब छोड़िए दिए थे। इसमें क्या 30 से 50% हम क्रॉप रेजिड्यू छोड़ देंगे टू इम्प्रूव द सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। सिंपल, तो उसमें वैसे ही हुआ। वीट कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड, हाँ, तो उसमें पैराक्वाइड दे रहे थे, ग्लाइफोसेट दे रहे थे ना, हाँ, और हाँ बस ये दोनों दे रहे थे, पीजी दे रहे थे, पीजी करना नहीं है तो दे रहे थे। ओके, वीट कंट्रोल कैबिटल हर्बिसाइड, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का बस टेम्परेचर इंक्रीज करना धरती का। सरफेस ऑफ द अर्थ इज वार्म फ्रॉम सन हीट, वाह, सन हीट से हम धरती गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। अर्थ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2 55%, मीथेन 25%, CFC 11% एंड 2 4%, इसको लैपिंग गैस कहते हैं। ओके,
These gases are present in the atmosphere, transmit the infrared radiation and reflect back to the earth. अब ये मत बोलना कि इसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, तो हम हंसने इसीलिए हम हंस पाते हैं, भाई पता नहीं। दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्म। ऑब्वियस बात है, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली तो गर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब सीधा टेम्परेचर बढ़ जाएगा सन के कारण इन रिफ्लेक्टेड वे में, तो क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग, उसको हाँ ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी। द सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, डेवलप कंट्रीज इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFC। और पता है ना कितना 1 लाख एक CFC मार रहा था ना वो जो उनके O3 को ओ भाई। इन डेवलपिंग कंट्रीज डिफोरेस्टेशन केसेज राइजिंग CO2 लेवल, मीथेन गैस फ्रॉम पैडी फील्ड्स एंड लैब स्टॉक एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर। Increase overall temperature on Earth's surface. Temperature has increased 1.4 degree Fahrenheit in first on century. It has been forecasted that 5 degree Fahrenheit will rise in next century. Cause changes in climate tremendously, O3, resulting in melting of ice in polar region, increase sea level resulting in submerging of coastal areas, drought in warmer regions. तो हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।